केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। आज सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी ने आज विधानसभा में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्षी दलों को बांग्लादेश के मुद्दे पर खूब खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री योगी ने जिस तरीके से यहाँ पे अपने संबोधन में जम के हमले किए, बताएंगे आपको पूरी खबर। इसके बाद बात करेंगे यूपी के एक ऐसे डिनर पार्टी की जिसने यूपी की सियासत में जाति को एक बार फिर से केंद्र में ला दिया है। इसके बाद बात होगी नवनीत राणा की, जिन्होंने एक बार फिर से बदलती डेमोग्राफी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद कुछ लोग इसे अपना सियासी एजेंडा बना चुके हैं। लेकिन इस बीच देश की आर्थिक राजधानी के डेमोग्राफी को लेकर आई ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या है मुंबई की डेमोग्राफी को लेकर ताजा रिपोर्ट, बताएंगे आपको। इसके बाद बात होगी बांग्लादेश की, जहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा हालात कैसे हैं वहां पे, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूपी की। यूपी के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे फुल फॉर्म में थे। सीएम योगी ने आज अपने संबोधन में यूपी से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर विपक्षी दलों को आईना दिखाया। यूपी विधानसभा सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश समेत पूरी सेक्युलर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अखलाक से लेकर गाजा में लोगों की लाश और इमारतों की राख पर चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले समाजवाद को बेनकाब कर दिया। और क्या कुछ खास रहा मुख्यमंत्री योगी के संबोधन में, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। तुष्टीकरण की नाव पर सवार होकर सियासी दांव चलने वाले सेकुलर गैंग की जुबान पर तब ताला लग गया जब बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जला दिया गया। हिंदुओं के घर सुआहा कर दिए गए, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले से 27 के सत्ताधीश बनने की हुंकार भरने वाले अखिलेश यादव भी खामोश नजर आए। बांग्लादेश के दलित युवक दीपू चंद्र दास की चित्कार मन मस्तिष्क तक ना पहुंचे, इसलिए राहुल की संगति में रहने वाले अखिलेश ने अपने कान बंद कर लिए। लेकिन यूपी विधानसभा सत्र के समापन पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश समेत सेकुलर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अखलाक से लेकर गाजा में लोगों की लाश और इमारतों की राख पर गला फाड़ने वाले समाजवाद को बेनकाब कर दिया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और उस सुरक्षा योगी बोलते रहे और विपक्ष में बैठे समाजवादी सुनते रहे। सपा की सहनशीलता अपने चरम पर थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास योगी के सवालों का जवाब नहीं था। तो लगे हाथ योगी आदित्यनाथ ने अपना संकल्प भी साफ कर दिया। समाजवादी पार्टी पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को मौन समर्थन देने का आरोप लगाने के साथ योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेशी यूपी से खदेड़े जाएंगे। नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और
रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। अखिलेश के तंज भरे बयानों को अपनी स्पष्ट वाणी से बेमानी साबित कर दिया। बांग्लादेश पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को आईना दिखाने के बाद हर उस मुद्दे का जिक्र किया जिसमें समाजवादियों का भ्रष्टाचार, माफिया प्रेम और कानून से खिलवाड़ जाहिर होता है। पुलिस भर्ती और नौकरी के मुद्दे पर तो योगी आदित्यनाथ ने सामने की बेंच पर बैठे शिवपाल सिंह यादव को सीधे सीधे लपेट लिया। कि पहले प्रदेश के सामने ये पहचान के संकट से प्रदेश तरसता था समाजवादी पार्टी के कारण, लेकिन आज हर उत्तर प्रदेश वासी सम्मान इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि काम सरकार की एक टीम कर रही है, परिणाम है, लेकिन दुनिया कह रही है कि यूपी के अंदर अच्छा हो रहा है। पीडीए पीडीए चिल्लाने वाली समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाल और बिजमा यादव के साथ हुए अन्याय के मुद्दे पर भी घेर लिया। योगी आदित्यनाथ ने सीधा सवाल किया कि ये कौन सा पीडीए है जो अपने ही दल की नेता को इंसाफ नहीं दिला पाता। ये कौन सा पीडीए है जिसमें अपने ही दल की नेता इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहती है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। सपा शासन के दौरान यूपी में बदहाल रहे कानून व्यवस्था और तथाकथित माफिया राज को लेकर सीएम योगी ने सीधा हमला बोला। साथ ही ये भी बता दिया कि कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी छांगुर बनने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। यूपी विधानसभा के समापन पर योगी आदित्यनाथ का भाषण अखिलेश यादव के कानों में गूंज रहा होगा। उनके सलाहकार जवाबी वार की तैयारी कर रहे होंगे तो कोडीन कफ सिरप कांड की आड़ में योगी सरकार पर सवाल खड़े कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ गई होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या अखिलेश योगी आदित्यनाथ के आरोपों और सवालों का बिंदुवार जवाब दे पाएंगे? क्या अखिलेश यादव सपा के दामन पर लगे हुए दाग धुल पाएंगे? क्या अखिलेश एक मजहब के समर्थन वाले समाजवाद पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी वजह से मुख्यमंत्री के योगी के आज के संबोधन के बाद खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यूपी से लेकर बांग्लादेश तक एक एक मुद्दे पर विपक्षी दलों को आईना दिखाया, वो आज यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यूपी में आज कुछ और भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ में 30 दिसंबर की शाम बाटी चोखा की खुशबू के साथ जो सियासी संदेश निकला, उसने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति की चर्चा एक बार फिर से केंद्र में लौट आई। कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के बहुखंडी मंत्री आवास पर लगभग 4 दर्जन ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद के मेंबर एक साथ जुटे। नाम भले ही डिनर का दिया गया था, लेकिन वक्त और हालात इसे साधारण मुलाकात से कहीं और आगे ले जाते हैं, खास तौर पर तब
जब यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर कील कांटे दुरुस्त करना अभी से शुरू हो गया है, ऐसे में अब इस डिनर को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। कैसे, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। जल्दी जो बच्चे खुचे ब्राह्मण हैं वो राम को गाली देने वालों के साथ कदाप नहीं रहेंगे, वो सब भाजपा के साथ आ जाएंगे। देश में 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास से सामने आई इस तस्वीर ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी, जहां प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की। विधायकों के जुटान के इस कार्यक्रम को सहभोज का नाम दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी से जोड़ दिया। पीडीए के नाम और जात की आंच पर सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही सपा ने सम्मान के लिए ब्राह्मणों को साथ आने का न्योता दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। विधानसभा के मानसून सत्र के शुरुआत में ठाकुर विधायकों ने कुटुंब परिवार नाम से मीटिंग की थी। तब बीजेपी से ठाकुरों की नाराजगी की बात की गई थी। उसके बाद कुर्मी समाज का कार्यक्रम हुआ और अब ब्राह्मण विधायकों का सहभोज। ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक जनवरी में प्रस्तावित है, जिसे सपा बीजेपी में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की सियासी अदावत और जातीय शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रही है। लेकिन बैठक में शामिल बीजेपी विधायकों ने ही मीटिंग में सियासी मौका ढूंढ रही सपा की हवा निकाल दी। ब्राह्मण ताकत कहाँ दिखाता है साहब? ब्राह्मण ताकत नहीं दिखाता। ब्राह्मण सनातनी है और ब्राह्मण धर्म का प्रचारक है। 3 बार के लोकसभा के चुनाव में, 2 बार के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को मतदान किया, आगे भी भाजपा को मतदान करेगा। और उसी को लेकर के हम लोग बैठक करके अगर कहीं ब्राह्मणों में नाराजगी है, कहीं कोई दिक्कत है, उसको ठीक करके 2027 में फिर से ब्राह्मण मतदाता भाजपा को मतदान करे, उसको लेकर के हम लोग बैठक किए। और जल्द ही जो बच्चे हैं वो राम को गाली देने वालों के साथ कदाप नहीं रहेंगे, वो सब भाजपा के साथ आ जाएंगे। परसों तय हुआ था कि बाटी चोखा का कोई सहभोज करे, तो संयोग मात्र था कि वो घर हमारा तय हो गया और हम लोग क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में, SIR के बारे में चर्चा हुई, परिवार के बारे में चर्चा हुई, केवल मात्र यही बात है। बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड से करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायक और MLC शामिल हुए। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा निर्णायक रहा है। 12 से 14% आबादी वाले इस समुदाय का प्रभाव शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में है। 2017 और 2022 में ब्राह्मणों के बड़े वर्ग ने बीजेपी का साथ दिया। वहीं यूपी में बीजेपी की सियासत सर्व समाज को साथ लेकर चलने की है। 2017 में बनी योगी सरकार में ब्राह्मण समाज से डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी CM बने और मौजूदा सरकार में ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM तो पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। माफिया और गुंडाराज के नाम पर बार बार घिरती रही सपा ने माफिया विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी बीजेपी पर ब्राह्मणों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, उस तो कोई गलत बात नहीं है। हम सदन में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, मंत्रालयों में भी मिलते हैं, तो मिलना यह एक अलग विषय है, इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग की सियासत के लिए मशहूर यूपी में बीजेपी की तरकश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा, दलित सभी तीर मौजूद हैं, जिसके सामने सपा का PDF फॉर्मूला फ्लॉप होता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे का नारा देने वाले योगी के विधायकों को सपा जाति के नाम पर बटा हुआ दिखाना चाहती है, क्योंकि कई मौकों पर CM योगी सपा की पीडीए सियासत के धागे खोलते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी से ठाकुरों की नाराजगी का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन नतीजों में यह साफ दिखा कि ठाकुरों के बड़े वर्ग ने बीजेपी को वोट किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा को अपने PDF फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है?
जिसके चलते बीजेपी में कभी ब्राह्मण तो कभी ठाकुर तो कभी किसी दूसरे वर्ग के लोगों की नाराजगी की बात कर सियासी तपिश को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इसे शक्ति प्रदर्शन कहें, सहभोज कहें, आपसी चुनावी चर्चा कहें या फिर कुछ और, कुल मिलाकर ये जो डिनर पार्टी हुई वो अब यूपी की सियासत में इसको अलग अलग एंगल दिया जा रहा है। और आज पूरा दिन यूपी के विधानसभा में भी इसी डिनर पार्टी की चर्चा रही। खैर, बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी नेता और पूर्व निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हिंदू समुदाय से अपील की है कि वो कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। उन्होंने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उदाहरण देते हुए कहा है कि कुछ लोग बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए हिंदू एक बच्चे से संतुष्ट ना हो। इधर उनका बयान आया तो उधर बदलती डेमोग्राफी को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मुंबई में हिंदुओं की आबादी 2051 तक 65% से भी घटकर 54% रह जाएगी और मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी। ऐसे में ये बयान और ये रिपोर्ट दोनों किस तरीके से आज चर्चा का विषय बने रहे, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। हमारे हिंदू सोए हैं, हमारे हिंदुओं को हर बार जगाना पड़ता है, नहीं तो बांग्लादेश की परिस्थिति वो हिंदुस्तान में आने के लिए बहुत देर नहीं लगेगा। बांग्लादेश की ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू की पहले हत्या की, उसके बाद फिर सरेआम उसे जला दिया। नवनीत राणा ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि बदलती डेमोग्राफी पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदुओं का यही हाल होगा। हमारे हिंदू सोए हैं, ये हम मान्य करते हैं। हमारे हिंदुओं को हर बार जगाना पड़ता है कि जागो हिंदू जागो, जागना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश की परिस्थिति वो हिंदुस्तान में आने के लिए बहुत देर नहीं लगेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार की वजह उनका अल्पसंख्यक होना है। कट्टरपंथी वहां हिंदुओं को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, कत्लेआम करके या धर्मांतरण करवाकर। भारत के कई जिलों और शहरों में 2 दशकों में घुसपैठियों के चलते डेमोग्राफी में आश्चर्यजनक बदलाव हो गया। हिंदू बाहुल्य इलाकों में अब हिंदू ही अल्पसंख्यक हो गए। देश में साल 1991 में भारत के भीतर हिंदू आबादी का कुल 84% थे, जो 2011 में घटकर 79.8% हो गए। वहीं मुस्लिम जो साल 1951 में 9% थे, वो 2011 में बढ़कर 14.2% हो गए। वहीं ईसाई और सिख की हिस्सेदारी में मामूली बदलाव हुआ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अचानक मुसलमानों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज हुई। वजह बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का अवैध रूप से बस जाना। जो मुंबई में इनकी परसेंटेज आप जो बता रहे हैं कि 11%, 20% और आज की रिपोर्टिंग बता रही है कि ये 30% है। ये 20% थे, तब भी ये इसी तरीके से अत्याचार हिंदुओं पे करते थे। और आप बता रहे हैं कि मुंबई में अगर इनकी संख्या 30% है, तो आप विचार कर लीजिए बांग्लादेश की परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हो या इस देश में हो, होने को समय नहीं लगेगा। साल 2024 में आई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1961 में मुंबई में हिंदू 88% थे, जो अब तेजी से कम हो रही है। और यदि यही रुझान जारी रहा तो 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी और मुंबई में मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% हो जाएगी। मुंबई में हिंदुओं की आबादी 65-66%, तो वहीं मुस्लिमों की आबादी 22% तक बताई जाती है। यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि पूरा मुस्लिम इलाका है और उसमें कुछ बस्तियां में तो सिर्फ बांग्लादेशी है। अब मुंबई में कंस्ट्रक्शन की कोई भी साइट पे चले जाइए तो 90% लेबर बांग्लादेशी। मुंबई की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जता चुके शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में एसआईआर की मांग को उठाया था। साल 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार मुंबई के ओशिवारा जोगेश्वरी क्षेत्र में
कुल 44 झुग्गियां थी। 2022 में बढ़कर ये 82 हो गई और फिर 95 तक पहुंच गई। जोगेश्वरी में कुल 67 झुग्गियां थी जो बढ़कर 123 हो गई। ग्रेटर मुंबई में कुल 48,577 झुग्गियां हैं। बांग्लादेश से सटे असम में भी बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठियों से टेंशन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बढ़ रही बांग्लादेशी आबादी पर चिंता जताते हुए कहा है कि असम में लगभग 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है। इनमें से 10% की और वृद्धि होती है तो असम स्वतः ही बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। 40% बांग्लादेशी मूলৰ মানুহ অলৰেডি আছে আৰু 10% হৈ গলেতো হৈয়ে গল। 5 বছৰ এইবিলাক কথাইতো কৈ আছো। ऐसा देखा गया है कि जहां भी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हुई वहां दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं, जिससे लोग पलायन करके दूसरी जगह चले जाते हैं या धर्मांतरण कर लेते हैं। बदलती डेमोग्राफी पर रोक नहीं लगाई गई तो भारत में बांग्लादेश जैसे हालात होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म की अब इंतहा हो गई है, लेकिन यूनुस कार्रवाई करेंगे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है, क्योंकि छात्र नेता उस्मान हादी के भाई ने यूनुस के प्लान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। आप भी देखिए कैसे। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ हिंदू परिवार है। आज तड़के सुबह एक बार फिर जिहादियों ने एक हिंदू के घर पर हमला बोला। देखिए, ये तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव की हैं, जहां एक हिंदू के घर में आग लगा दी गई और ये आग उस वक्त लगाई गई जब घर के सारे सदस्य घर के भीतर ही सो रहे थे। कट्टरपंथियों ने बाहर से दरवाजे बंद कर किरोसिन छिड़का और चारों तरफ से घर को जला दिया। आरोप है कि हमलावरों ने घर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। घटना के वक्त घर में 8 लोग मौजूद थे। वो तो गनीमत रही कि कच्चे घर होने की वजह से लोग उस घर से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कई मवेशियों की इस आग में जलकर मौत हो गई। इस हमले में कई घर पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म की इंतहा हो गई है, लेकिन यूनुस कार्रवाई करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि छात्र नेता उस्मान हादी के भाई ने यूनुस के प्लान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाया है और ये कहा है कि सरकार के लोगों ने उस्मान की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि वो फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव को रोकना या बिगाड़ना चाहते हैं। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।